जय हिंद। मैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह और दूसरा ग्रहों के गति के नियम यानी लॉ ऑफ प्लैनेटरी। ये मैंने आपको समझा दिया था, दो टॉपिक्स एक वीडियो में, और उसके पीछे बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब मैं बता दूं कि इस चैप्टर का सिर्फ दो वीडियो आपको मिलने वाला है। एक वो वीडियो जो अभी मैं आपको बता रहा हूं और एक और वीडियो लास्ट होगा, क्योंकि मुझे केवल 3 ही टॉपिक्स इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ाना है। उसके बाद ये पूरा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर द एंड हो जाएगा। उसके बाद जब जैसे ही मैं नया चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो फिर से मैं नया चैप्टर आपको उसका भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, देखिए कौन कौन सा टॉपिक्स 3 बचा हुआ है मैं पहले आपको बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद जो है कि हम लोग 2 टॉपिक्स इस वीडियो में पढ़ेंगे और एक टॉपिक्स के लिए अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। मैं एक वीडियो में उस चीज को पढ़ा सकता हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और मेरी तबीयत खराब है। मैं ज्यादा समय तक बोल भी नहीं सकता क्योंकि गला जो है कि जाम हो चुका है, मतलब बोलना कठिन हो गया है। गले में खराश, झंझनाहट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी है। ठीक है, इस वजह से मैं ज्यादा समय तक आपसे बात नहीं कर सकता। तो चलिए टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक क्या बचा हुआ है। पहला टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक। पहला टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र। क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास। दूसरा पढ़ेंगे बल आघूर्ण यानी टॉर्क। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लिफ्ट की गति। किस चीज की? लिफ्ट की गति। आपने देखा होगा लिफ्ट ना, जो ऊपर नीचे जाता है ना लिफ्ट, उसी लिफ्ट की बात कर रहा हूं। तो उसकी गति कैसे होती है? जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में नीचे से ऊपर जा रहा है और अचानक से लिफ्ट टूट जाए तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? क्या वो व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकराएगा या वो जमीन से टकराएगा या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको लिफ्ट की गति में समझाऊंगा। ठीक है, और लिफ्ट की गति के लिए सूत्र भी बनाकर दिखाऊंगा कि आप कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो चलिए पहले इन 2 टॉपिक्स को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, द्रव्यमान केंद्र और बल आघूर्ण। तो हेडिंग लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है कि अगर कोई आपके पास वस्तु है, ठीक है, अगर कोई आपके पास वस्तु है और उस वस्तु का ऐसा केंद्र लिया जाए जहां से अगर उस वस्तु को उठाया जाए ना तो वस्तु बराबर उठे यानी संतुलन में रहे। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ये वस्तु है हमारे पास मार्कर, इस वस्तु को कहां से पकड़ा जाए ताकि ये वस्तु एकदम बराबर रहे, संतुलन में रहे, इधर उधर न हिले। देखिए अगर मैं यहां पकड़ता हूं तो देखिए नीचे की तरफ झुक जा रही है, यहां पकड़ता हूं तो नीचे की तरफ झुक जा रही है। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो देखिए थोड़ा और झुक रहा है, थोड़ा सा और आगे आएंगे थोड़ा और झुक रहा है, थोड़ा सा और आगे आएंगे। देखिए अब मैं थोड़ा सा और आगे, देखिए यहाँ पे बीच में मैं पकड़ा हूं तो दोनों तरफ क्या है? बराबर है। इसका मतलब कि संतुलन अवस्था में है। तो जहां पे मैं पकड़ा हूं इस केंद्र को ही बोलेंगे द्रव्यमान केंद्र, यानी जहां पर किसी वस्तु का वो केंद्र होता है जहां से पकड़ने पर वो वस्तु किस अवस्था में हो? संतुलन की अवस्था में हो, उस केंद्र को ही क्या कहेंगे? द्रव्यमान केंद्र। समझ में आ गया? जैसे देखिए अगर ये मेरे पास एक वस्तु है तो इस वस्तु को बीचों बीच में पकड़ना होगा, ठीक है, ताकि ये वस्तु एकदम बिल्कुल संतुलन में हो। ठीक है, तो वो होता है द्रव्यमान केंद्र।
याद हो गया। एक और बात याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान केंद्र होता है ना, वो वस्तु के अंदर भी हो सकता है ना, और दूसरा बाहर भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर हो सकता है। अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो सकता है वस्तु के अंदर और वस्तु के बाहर? जैसे समझिए कोई ऐसी वस्तु है जो आप अंदर से वो संतुलन नहीं है, बल्कि हमने बाहर से पकड़ करके उसको संतुलन किया हुआ है। ठीक है, बाहर से अगर आप पकड़ करके उस वस्तु को संतुलन करोगे तो उस कंडीशन में वो बाहर वाली संतुलन होगी, और अंदर अगर वस्तु का संतुलन है, अंदर से ही वो संतुलित है, तो क्या होगी? वस्तु के अंदर की संतुलन होगी। तो ये बात आपको याद रखना है कि द्रव्यमान केंद्र जो है कि वस्तु को अंदर और बाहर दोनों तरफ से संतुलित करता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा चीज समझिए कि सबसे ज्यादा संतुलन कहाँ होगा। देखिए अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा संतुलन वस्तु कहां पर होगी, तो देखिए अगर आपने ये वस्तु को पकड़ा है, देखिएगा ये वस्तु को पकड़ा है, जैसे समझिए ये मेरे पास एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, ठीक है, और इसका केंद्र यहां पर है, द्रव्यमान केंद्र। क्या है ये? द्रव्यमान केंद्र। तो ध्यान रखिए अगर ये द्रव्यमान केंद्र जितना नीचे होगा, द्रव्यमान केंद्र जितना नीचे होगा, तो समझिए कि संतुलन उतना ही ज्यादा रहेगा। बात समझ में आ गया? अगर ये द्रव्यमान केंद्र नीचे रहेगा तो संतुलन क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा संतुलन कब होगा? जब द्रव्यमान केंद्र कहाँ हो? नीचे। तो नीचे क्या है? ये आधार है। क्या है? आधार। द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो। कहाँ हो? आधार की ओर हो, है ना। वस्तु जो है कि सबसे ज्यादा संतुलन कब होगी? जब जो द्रव्यमान केंद्र है वो कहाँ हो? आधार की ओर हो। जितना वो नीचे रहेगा उतना ही वस्तु संतुलित रहेगी, और जितना ये द्रव्यमान केंद्र ऊपर जाएगा वस्तु जो है कि संतुलित नहीं रहेगी। अधिकतम द्रव्यमान केंद्र तक ही संतुलित रहेगी, लेकिन इस द्रव्यमान केंद्र से अगर ऊपर जाएगा तो असंतुलित होने लगेगा, और नीचे जाएगा तो ये संतुलन की अवस्था में रहेगी। ये बात आपको समझ में आया कि आधार। अब आधार का मतलब ये पृथ्वी है, इसी को मैं बोल रहा हूं आधार। क्लियर हुआ? जैसे देखिए मान लीजिए कि ये रोड है और ये एक ट्रक है। ये क्या है? ट्रक है। ट्रक का ये ऊपर वाला बॉर्डर है। ट्रक वाले ने क्या किया? इसमें सामान रख दिया। क्या रख दिया? सामान रख दिया। तब देखिए इसका केंद्र कहाँ होगा, यानी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ बीच में होगा, है ना। चारों तरफ से तहां से क्या हो? ये संतुलन में हो। वरना मान लीजिए अगर हम इधर ज्यादा वस्तु रख देंगे तो सेंटर ऑफ मास, ध्यान रखिए सेंटर ऑफ मास आप देखिएगा ना। अब इसको संतुलित करने के लिए आप ये कहाँ लगाओगे? आगे की तरफ। ये कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। मतलब समझने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि आपने वस्तु में जितना वस्तु रखा हुआ है, तो ये वस्तु का जो सेंटर ऑफ मास है ना, जिधर वस्तु ज्यादा होगा, मान लीजिए कि इधर आपने बहुत ज्यादा वस्तु रख दिया तो सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर इस पूरे बॉडी को संतुलन में रखना है, इस बॉडी को, तो सामान आगे भी रखना होगा और पीछे भी रखना होगा, ताकि दोनों तरफ क्या हो? बराबर बराबर हो। लेकिन मान लीजिए कि आपने सामान बराबर बराबर रख दिया तो सेंटर ऑफ मास आपको बीच में मिल गया, यानी द्रव्यमान केंद्र आपको बीच में मिल गया। लेकिन जो गाड़ी ड्राइवर होते हैं थोड़ा सा चालाकी करते हैं, सामान को ओवरलोड कर देते हैं। क्या करते हैं? ओवरलोड। तो देखिए क्या हो गया? सामान बढ़ गया। अब आप नोटिस कीजिए जब ऊपर सामान बढ़ गया तो बताइए ये पूरा सामान ये भी तो भर गया। अब बताइए सेंटर ऑफ मास भी तो अपना जगह चेंज करेगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? नीचे से थोड़ा ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा तो आप नोटिस कीजिए अगर ये सेंटर ऑफ मास अगर आधार की तरफ जाता तो संतुलन में ज्यादा होती है ना, संतुलन में ज्यादा होती। लेकिन ये आधार से क्या हो रहा है? दूर हो रहा है, तो ये संतुलन में ज्यादा नहीं होगी और ये गाड़ी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। आपने देखा होगा कई बार शॉर्ट्स वीडियो में आता है कि जो गाड़ियां ओवरलोड होती है, जब किसी मोड़ आता है या रास्ते खराब होते हैं तो वो गाड़ियां क्या होती है? पलट जाती है। क्यों पलट जाती है? क्योंकि वहां पे ओवरलोड होता है। ओवरलोड होने के कारण जो है कि सेंटर ऑफ मास आधार से दूर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आधार से दूर चला जाता है। ये आधार है तो आधार से दूर चला जाता है। जब आधार से दूर जाएगी तो गाड़ी पलट ही जाएगी।
अब देखिए जैसे हम लोग का शरीर है, तो हम लोग का शरीर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नाभि है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? नाभि है। इसलिए जब भी छोटे बच्चों को गोद में इसे उठाते हैं ना इसे, तो हमेशा नाभि के पास यानी कमर जो पेट है वही वाला हिस्सा पकड़ते हैं, क्योंकि बच्चों का हम लोगों का सेंटर ऑफ मास क्या है? नाभि है। अगर किसी व्यक्ति को नाभि से उठाओगे तो उसके शरीर का पूरा वजन बराबर रहेगा उस नाभि के पास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास है वहीं पे है, पूरे बॉडी का द्रव्यमान वहीं पर केंद्र में है। लेकिन अगर गलती से मानिए किसी ने हाथ पकड़ लिया बच्चे का, तो हाथ ऐसे नहीं देखेंगे, हाथ अजीब हो जाता है पूरा, उसका हाथ दर्द करने लगेगा बच्चे का। क्यों? जैसे वो हाथ पकड़ेगा तो जिधर ज्यादा वेट रहेगा ना, तो सेंटर ऑफ मास उधर खिसक जाएगा। क्या हो जाएगा? उधर खिसक जाएगा। और उधर जैसे खिसकेगा तो बच्चे जो है कि चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उनका हाथ जो है कि टाइट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया? जिधर ज्यादा वजन था। अगर मान लीजिए अपने पैर पकड़ लिए तो बच्चा उल्टा हो जाएगा, है ना, मुंडी नीचे हो जाएगी, पैर ऊपर हो जाएगा। क्यों? सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया? उस मुंडी की तरफ चला गया। जिधर वजन ज्यादा होगा उधर ही सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा। इसलिए छोटे बच्चों को हमेशा कैसे उठाते हैं? कमर पे पकड़ के। ठीक है, जब भी उनको पकड़ना भी होता है तो हम लोग भी उन बच्चे को, छोटे बच्चों को लेते हैं तो कहाँ ज्यादा कंफर्ट होता है? देखिए ऐसे आप लेते हो तो कंफर्ट नहीं होगा, लेकिन जो ये कमर है, कमर के पास ऐसे रख करके अगर बच्चे को गोद में लेते हो तो कंफर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि ये हमारे नाभि के पास में है। तो जब नाभि के पास में रखेंगे तो सेंटर ऑफ मास बैलेंस रहेगा और आसानी से हमें चीजों को उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा पाएंगे। जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं ना, लाठी से चलते हैं वो हमेशा थोड़ा झुक कर चलते हैं। क्यों झुक के चलते हैं? क्योंकि जो हमारा शरीर है उसका सेंटर ऑफ मास नाभि है, तो जैसे झुकोगे तो नाभि जो है कि जमीन के थोड़ा सा पास में आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा ही समझिए, जैसे पास में आ जाएगी तो बॉडी पूरा संतुलन की अवस्था में ज्यादा हो जाएगी। और जो ज्यादा बुजुर्ग होता है और झुक कर चलता है। क्यों ज्यादा से ज्यादा झुक कर चलता है? ताकि वो सेंटर ऑफ मास जो है कि आधार के बिल्कुल करीब में हो। और जब आधार के बिल्कुल करीब में होगा तो बॉडी संतुलन में ज्यादा होगी, गिरेगी नहीं। आधार से दूर होगा तो समझ जाइए कि वो क्या हो जाएगी? गिर सकती है। इसलिए पहाड़ों पर जो पहाड़ पर चढ़ने वाले यात्री होते हैं या चढ़ने वाले जो पर्वतारोही होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि पहाड़ पर चढ़ते वक्त थोड़ा सा झुक कर चढ़ते हैं। क्या करते हैं? झुक कर, ताकि सेंटर ऑफ मास बना रहे। वरना सेंटर ऑफ मास अगर नहीं बनेगा तो पहाड़ से गिर सकते हैं या चढ़ नहीं पाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गया? वो किसके कारण हुआ? सेंटर ऑफ मास के कारण, यानी द्रव्यमान केंद्र के कारण। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा कहाँ होगा? याद रखना है आधार की तरफ, और सबसे कम कहाँ होगा? जब आधार से दूर चली जाएगी। और द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि वस्तु का वह केंद्र जहाँ पे वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है, वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ मास कहलाता है, यानी द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं बल आघूर्ण, इसे हटा दो। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सभी प्रश्नों को आसानी से समझ के कर सकते हो। आपसे अगर प्रश्न ऐसे पूछा जाए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हाँ यार ऐसे होता है। ठीक है, जब आप दिमाग लगाओगे तो अच्छे से कर पाओगे, और नहीं लगाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आता है आपका दूसरा टॉपिक, बल आघूर्ण। क्या आता है? बल आघूर्ण। समझिए बल आघूर्ण क्या है। देखिए इसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं? टॉर्क। यह है आपका टॉर्क। देखिए बल आघूर्ण क्या है कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए ना, जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाए तो वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने लगता है, यानी घूर्णन गति करने लगता है। बात समझ में आया? जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो वो अपनी अक्ष के परितः घूर्णन करने लगता है। तो उस समय जो घूर्णन कर रहा है ना, उसे ही क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है तो बल के कारण वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने लगता है या घूर्णन गति करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण याद रखिएगा, इसे टा से डिनोट करते हैं। देखिए इसको टी नहीं पढ़ेंगे, इसको टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टा पढ़ेंगे, याद रखिएगा, यानी टा पढ़ेंगे। ठीक है, ये टी नहीं है, ये टा है। ठीक है, तो इसको टा से डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? ये एक सदिश राशि है, याद रखना है। इसकी जो बात करूं इसकी सूत्र की, तो इसका सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा टा बराबर बल। ध्यान रखिएगा बल यानी F गुणे
कितना दूरी पर बल लगा रहे हो यानी उसको आर, यानी टा बराबर एफ इंटू आर, यानी बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल भुजा, है ना, बल गुणे बल भुजा। ठीक है, यानी कितना दूरी पर आप बल लगा रहे हो। जैसे देखिए ये मार्कर है, तो देखिए ये मार्कर का समझिए कि ये पॉइंट से यहाँ पे मैंने क्या किया, पिंच मार दिया। अब इस मार्कर को देखिए यहाँ पे बल लगा रहा हूँ, बल लगा रहा हूँ तो इसे गोल गोल घूम रहा है ना, बल लगा रहा हूँ तो ये गोल गोल घूम रहा है ना। तो जब ये बल के कारण गोल 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 घूम रहा है, इसका मतलब ये अक्ष है, ये समझिए जहां से घूम रहा है वो अक्ष है, यहाँ पे बल लगा रहा हूँ। तो कितना दूर है यहाँ से, यानी जितना दूरी पे बल लगा रहा हूँ वो ये बल भुजा है, और कितना बल लगा रहा हूँ वो ये है। तो वही क्या है, बल आघूर्ण। जब आप साइकिल चलाते हो तो देखिए, साइकिल चलाते हो तो साइकिल में से एक पंडिल हो गया और एक नीचे पंडिल होता है ना, ऐसे करके। तो आप इसके ऊपर एक पैर रखते हो, एक इसके ऊपर पैर रखते हो, तो क्या करते हो, जब आप यहाँ से बल लगाते हो तो ये बल ऊपर की तरफ आता है, देखना ऊपर की तरफ आता है। तो आप देखिए जब यहाँ पे बल लगा रहे हो तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है चैन लगा हुआ है, ये चैन क्या करता है, अपने एक्सिस के परितः यहीं पे चारों तरफ क्या करता है, घूमता रहता है। क्या करता है, वो घूमता रहता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का बल आघूर्ण है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी एक बल आघूर्ण लगा रहा है, ये भी एक बल आघूर्ण लगा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे बल युग्म। क्या बोलेंगे, बल युग्म। यानी जब दो बल है ना एक ही चीज पर एक साथ लगती है तो वो होता है बल युग्म। तो यहाँ पे ये बल युग्म लगता है। जब आप ढक्कन खोलते हो, पानी पीने वाला ढक्कन, देखिए आप इस उंगली से भी और इस उंगली से भी बल लगाते हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में। मतलब कि ऐसे एक ही दिशा में, विपरीत नहीं, एक ही दिशा में। देखिए जैसे आप मान लीजिए कि इधर की तरफ बल लगा रहे हो तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये होता है बल युग्म। ये भी याद रखिएगा कि बल युग्म क्या है, कि जब दो बराबर बल किसी एक वस्तु पर लगते हैं, ठीक है, और उस वस्तु को अपने एक्सिस पे घुमा देते हैं तो वो बल युग्म होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो बल नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक ही बल लग रहा है। तो याद रखिएगा ये है बल आघूर्ण। ठीक है, तो टा बराबर बल गुणे बल युग्म। अगर मैं इसकी बात करूं कि मात्रक क्या होगा, तो आप मात्रक बना दीजिए। देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, आर बल भुजा है यानी दूरी है, इसलिए इसका मात्रक मीटर होता है, यानी न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को अगर दूसरे चीज में चेंज करेंगे तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इंटू मीटर। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आपको याद रखना है कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी बातें आपको टॉर्क से संबंधित याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि टॉर्क क्या होता है। तो आप किसी भी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाते हो, जैसे समझिए मान लीजिए कि हमने एक कपड़ा लिया, ठीक है, अब आप बताइए कि बल युग्म है या बल आघूर्ण है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कपड़े को निचोड़ता हूँ, ध्यान रखिए ऐसे निचोड़ता हूँ, निचोड़ते हैं ना, तो बताइए बल है, मतलब बल आघूर्ण है या बल युग्म है। आप सोचिए, देखिए मैं दोनों कपड़ा जब भी निचोड़ोगे तो दोनों हाथ से तो बराबर बल लग रहा है। और जब बराबर बल लग रहा है तो बताइए वो क्या होगा, बल युग्म होगा। अब साइकिल की जो हैंडल है, साइकिल के दोनों हाथों से पकड़ के चलाते हो तो एक पे क्या, एक पे ज्यादा लगाते हो, एक पे कम बल लगाते हो, है ना। मतलब उसको अगर संतुलन में रखना है तो दोनों बराबर लगेगा बल, है ना। दोनों तरफ से क्या लगाओगे, बराबर, तभी तो जो हैंडल है वो सीधे सामने की तरफ जाएगा, संतुलन करके रखोगे। अगर एक तरफ कम की एक तरफ ज्यादा किए तो क्या हो जाएगी, उसी तरफ मुड़ जाएगी, वहीं पे टॉर्क हो जाएगा, यानी घूम जाएगा। यानी ये बल आघूर्ण और बल युग्म में कोई अंतर नहीं है तो दोनों सेम ही चीज। ठीक है, बात समझ में आ गया। बस यहाँ पे दो बल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही बल लग रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। तो अब ये साइकिल पे आप लगाते हो ना, दोनों पर हैंडल पकड़ के, दोनों हैंडल पकड़ के चल रहे हो तो वहां पे बल युग्म लगा दिए। एक हैंडल छोड़ के एक हैंडल से अगर लगाए ना तो उस साइकिल का हैंडल घूम जाएगा, जैसे घूमेगा तो वहां पे क्या लगा दिया आपने, बल आघूर्ण लगा दिया। ठीक है, जो हैंडल होता है और साइकिल का जहां से घूमने वाला होता है ना, वहीं से उतना दूरी क्या हो गया, बल भुजा हो गई, और जो आपने बल लगाया वो बल हो गया। तो ये बात आपको समझ में आया, क्या क्या याद रखना है। चलिए इसकी याद रखना है आपको, बीमा क्या होगा। तो देखिएगा किलोग्राम को किससे दिखाते हैं, एम से ना, तो एम, ये मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर, अब बटे में एस स्क्वायर तो बटे में टी स्क्वायर, यानी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, है ना। ये हो जाएगा आपका बल आघूर्ण का
बीमा। यानी इतनी बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा। अब समझिए इसका उदाहरण, बल आघूर्ण का उदाहरण। जैसे आपने घर पे एक चीज देखा होगा, देखिए ध्यान से पहले इस फार्मूले को देखिए, थोड़ा सा और कुछ समझा दूं, उसके बाद उदाहरण बताता हूं। F इंटू आर। अब बताइए ये अगर बल है, ये तो बल बराबर क्या हो जाएगा, टा अपान आर। आप नोटिस कीजिए कि अगर आप त्रिज्या यानी बल भुजा अगर आप बढ़ा दोगे, दूरी बढ़ा दोगे, बल लगाने की दूरी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, दूरी बढ़ाओगे तो बल क्या हो जाएगा, कम लगेगा। बात समझ में आ रहा है, दूरी बढ़ाओगे तो बल कम लगेगा और दूरी अगर घटा दोगे तो बल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी आप समझिए कि अगर किसी चीज को मुझे मोड़ना हो, ठीक है, जैसे समझिए ये मेरे पास एक चादर है, ये क्या है, चादर है, और इस चादर को मुझे मोड़ना है। तो देखिए आप एक काम करिए कि आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, यहाँ पे खड़े हो जाइए और दोनों हाथ से पकड़ के इसे मोड़िए, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे खड़े हो जाइए इस चादर के ऊपर ही और दोनों हाथ से पकड़ के इसे मोड़िए, इधर की तरफ मोड़ के लाइए, तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जहां पे आप खड़े हो यहीं से मोड़ना स्टार्ट होगा, जब मोड़ोगे तो यहीं से मोड़ना स्टार्ट होगा। देखिए इनकी दूरी कितनी है, दिख रहा है, यानी ये आर कितना है, आर क्या है, कम है ना। तो मैंने बोला कि आर अगर कम होगा यानी बल भुजा अगर कम होगा तो बल क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब आपको मोड़ना है तो आप यहाँ से काम करिए, आप इस कोने पर आ जाइए, ठीक है, और यहाँ से दूरी हो जाएगी ज्यादा। अब यहाँ से इसको पकड़ के इसे मोड़िए, फटाक से मोड़ दोगे, क्या करोगे, जल्दी से मोड़ दोगे। ये बात ध्यान रखिएगा, आप जल्दी से, क्योंकि दूरी बढ़ गई तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा, और कम बल में ही आप आसानी से मोड़ लोगे। जैसे आपके घर पे दरवाजा होगा तो दरवाजा आपने देखा होगा ना, देखिए दरवाजा, ये है आपका दरवाजा, समझिए ये दरवाजा, और दरवाजा है, ये कब्जा है, ये क्या लगा हुआ है, कब्जा लगा हुआ है, और यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है पकड़ने वाला। तो समझिए अगर ये हैंडल यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा दिया गया होता तो क्या होता, अगर ये हैंडल यहाँ लगाया गया होता तो क्या होता, बताइए ये जो क्या बोलते हैं इसको, दरवाजा जो है कहाँ से घूमेगा, ये कब्जा से ही ना घूमेगा, इसको इधर घुमाओगे तो। अब बताइए कब्जे के क्या हो गया, समीप हो गया ना, हैंडल क्या हो गया, कब्जे के समीप, यानी दूरी क्या हो गया, कम हो गया, और दूरी कम होगा तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे बल ज्यादा लगेगा, इसीलिए जब आप वहां पे ना दरवाजे के कब्जे के पास जाकर के आप धक्का दोगे ना तो जल्दी खोल नहीं पाओगे, बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल देना पड़ता है। लेकिन अगर इसी कब्जे को इससे क्या किया जाए, दूर लगा दिया जाए, दूर लगा दिया जाए, तो आप आसानी से क्या करोगे, पकड़ के खोल लोगे। क्यों, दूरी बढ़ेगी तो बल कम लगेगा, और कम बल में ही कोई भी क्या कर लेगा, उस चीज को खोल देता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी सरकारी हैंडपंप आते हैं, जितने भी सरकारी हैंडपंप आते हैं, उनका हैंडपंप का जो हत्था होता है, यहाँ पे देखिए अगर पानी यहाँ पे गिर रहा है तो जो हत्था होता है वो दूर ऐसे लंबा बना होता है, और यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो आपको देखिएगा बड़ी आसानी से चल जाएगा। और लेकिन अगर यहाँ पे पकड़ के चलाओगे ना तो आसानी से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से देखिए यहीं पर तो लगा हुआ है ना, नीचे है ना प्लंजर वगैरह, यहीं पे तो लगा हुआ, पानी को खींच रहा है। तो देखिए यहाँ और इसके बीच की दूरी कम हो गया, तो दूरी कम होगा तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा। और दूरी यहाँ से यहाँ तक की देखिए बढ़ गई, तो दूरी जब बढ़ जाएगी तो बल क्या लगेगा, आपका कम लगेगा, और कम बल में ही इसको क्या करेंगे, आसानी से आप चला सकते हो। तो ऐसे तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दैनिक जीवन में, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक तरफ से आप बल लगा रहे हो और दूसरी तरफ अगर उससे कुछ दूरी है और वहां पे कुछ मूवमेंट्स हो रहा है, आप दूर हो तो समझिएगा कि बल आघूर्ण है, मतलब अटैचमेंट है, ठीक है। जैसे देखिए ये मार्कर है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बल लगाता हूँ, यहाँ से बल लगाऊंगा तो देखो मैं आसानी से मोड़ देता हूँ। अब पास से लगाता तो नहीं मोड़ पाता। इसलिए आप और नोटिस कीजिए कि जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल को चलाने के लिए आप उसके चक्के को पकड़ के चलाइए, चक्के को पकड़ के चलाइए तो जल्दी नहीं चलेगा, ठीक है। चक्के के पास मतलब चक्के को पकड़ कर चलाएंगे तो नहीं चलेगा। और वही उसके अंदर जो हैंडल आता है, तो जब हैंडल लगाते हैं तो आप देखिए हैंडल क्या हो जाता है, उसका मेन जो एक्सिस है जहां से घूम रहा है उससे थोड़ी सी दूरी हो जाती है। जैसे थोड़ी सी दूरी होगी तो दूरी बढ़ जाएगी तो बल कम लगेगा, और आप आसानी से क्या करोगे, उसको घुमा दोगे, स्टार्ट कर दोगे। ऐसे तमाम बहुत सारे दैनिक जीवन में हमारे एग्जाम्पल्स हैं। आप चीजों को अगर समझोगे, बुक थोड़ा सा स्टडी करोगे तो और अच्छे से सबको समझ में आ जाएगा। तो यानी ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आज समझाया, जो दो टॉपिक्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और अच्छे से बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।